हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। और मैं आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आज, जिसकी बहुत दिन से आप लोगों की प्रतीक्षा थी। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आज हम ऐसा क्या अनाउंस करने वाले हैं। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 48 डेज स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम उसके लिए एक क्रैश कोर्स लाए हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हम कोई भी हाई लेवल की बातें नहीं करेंगे। पीआरएमओ, एनटीएससी, ये सब बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ उतना बात करेंगे जिससे बोर्ड में 100% मार्क्स लाया जा सके। और आपको मैं एक बात और बता दूं, गिनती के बच गए हैं, आप उंगली पे इसको गिन सकते हो, इतने कम दिन हैं। तो इसलिए आपको फोकस होना होगा, क्योंकि अगर आपने इन 48 डेज पे काम नहीं किया तो रेस्ट ऑफ द लाइफ का पता नहीं, बट अगले 2 साल बाद फिर 12th बोर्ड आएगा और तब तक आपके घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले इतना ताना देंगे, इतना ताना देंगे कि आपको लगेगा कि यार इतना दिन तो पढ़ ही सकते थे हम। तो आपने अब तक क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अब तक पढ़ाई की नहीं की, अंत भला तो सब भला। आप अभी भी जोर से जान लगाइए, जी जान से लग जाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चीजें संभाली जा सकती है और अभी भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। दूसरी बात कि आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां कहने वाले मिलेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये सब तुम सुन चुके हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो ऑथेंटिक बातें कह रहा हूं, और मैं खुद पे और हमारे स्टूडेंट पे ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया इन चीजों को। तो इन चीजों पर अगर आप काम करोगे तो आई एश्योर यू कि आपका 100% रिजल्ट आएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात कि करना क्या है, कैसे करना है और कौन कराएगा। ठीक है, तो देखिए मैथ के बारे में मैं बता दूं आपको कि आज ये जो क्रैश कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर मैं भी आपको देने वाला हूं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक पार्ट होगा जिसमें थ्योरी डिस्कस होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी मतलब मैथ में थ्योरी का मतलब होता है कि कुछ तो क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा। तो उस थ्योरी में पहला पार्ट, जैसे मान लो पहला चैप्टर है आपका नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 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 और बहुत सारे क्वेश्चन। दूसरी बात, उसमें हम कहीं भी, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर हम नहीं बनाएंगे। क्लियर कट बात करता हूं मैं उसमें सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हमको हाई लेवल पढ़ाना होगा, उसका प्लेलिस्ट अलग होगा, उसका सीरीज अलग होगा। ठीक है, फिर जब नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम, उस पर बेस्ट क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब आपको करना क्या है 48 डेज में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, आपने सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और एक और सुनाता हूं, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। अब करना क्या है, आपको किस तरह से 48 डेज प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे जरूरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ गड़बड़ हुआ तो 48 डेज में से माइनस हो जाएगा डेज, और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको हेल्थ में 3-4 फैक्टर है जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अच्छा खाना। अच्छा खाना मतलब खाना बाहर का खाइएगा। कल ही मैं उठा, वीडियो देखा, बहुत खुश हो गया, गोलगप्पा जाके खा लिया, उसके बाद दिक्कत हो गई। ठीक है, तो बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, कम से कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अवॉइड करो। ठीक है, खाना नहीं खाना है बाहर का, 48 दिन एकदम तपस्वी जैसा जीना है। ठीक है, उसके बाद खाना आपको अच्छा खाना, बैलेंस डाइट लेना है, घूमना है, एक्सरसाइज करना है। दूसरा चीज जो आपको करना है वो है मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनसे दूरी बना के रखना। मतलब तभी यूज करना जब अत्यंत आवश्यक हो, बहुत जरूरी हो, तभी इसका यूज करना। ठीक है, ये 2 काम करना है आपको। अब आप बच्चा लोग सर मोबाइल का ना हमको आदत छूटता नहीं है। भाई छोड़ना पड़ेगा, वो तब छूटेगा जब तुमको स्ट्रेस आएगा, जब तुमको लगेगा कि हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना के रखनी है। उसके लिए तरीका यह है कि आप मोबाइल को अपने से दूर रखो। जिस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है उसको कम से कम 5 फीट की 6 फीट की दूरी पे रखो, ताकि जब तुम लेने जाओ तो तुम्हें याद रहे कि अरे यार हम गलत काम करने जा रहे हैं।
ठीक है। नहीं तो अगर आप मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ोगे तो आपसे पढ़ाई कम होगी, ठीक है, इधर उधर उल्टा पुल्टा काम होगा। तीसरा चीज जिससे आपको दूर रहना आजकल के बच्चों को, वो है अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ठीक है, इससे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे दूरी बना के रखनी है। आपको इन सब जो बहुत मजा आएगा दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, क्योंकि इस एज का ही प्रभाव है, इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आपको कम से कम 48 डेज इन सब चीजों से बच के रहना है। चौथा चीज प्रॉपर नींद लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड एग्जाम में हम 4-4 घंटा बस सोते हैं। भाई 4 घंटा सोओगे ना तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो तुमको जो क्वेश्चन 5 मिनट में करना था वो क्वेश्चन 15 मिनट में करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रॉपर स्लीप। उसके बाद क्या करना, स्ट्रेस। बहुत बच्चे सर कल ना मेरा एग्जाम है, बहुत मुझे टेंशन हो रहा है। भाई तू अब टेंशन लेके क्या करेगा ठीक है, कल एग्जाम में आज टेंशन लेके तो कुछ होने वाला नहीं है। तो स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक गुड स्ट्रेस एक बैड स्ट्रेस। आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस अगर आदमी नहीं ले तो निठल्ला हो जाए। स्ट्रेस तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो खाएगा और सो जाएगा कुंभकर्ण की भांति कि कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में। तो स्ट्रेस लेना है, कितना स्ट्रेस लेना है ये मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेस दो तरह का होता है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस वो जो आपकी इफिशियंसी को ऑप्टिमल लेवल पे ले जाए, मतलब हर आदमी में इफिशियंसी है, उसको ऑप्टिमल लेवल पे ले जाए। कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है कि इतना तक हम लेंगे तो इतना सवाल बनाएंगे, इतना ज़्यादा इफिशियंसी मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका स्ट्रेस आपकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, देन दैट्स गुड। बट अगर वही स्ट्रेस आपकी इफिशियंसी को घटा रहा है, आप बहुत टेंशन में हो, आपसे 10 पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा, 20 पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा, पहले आप 1 घंटे में 50 पेज पढ़ते थे, 5 पेज पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो वो स्ट्रेस आपको दिक्कत देगा। तो 48 डेज चिल्ड होके एकदम कामली कंपोज होके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये तो था आपका ये फैक्टर कि हेल्थ में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन चीज से दूर रहना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अपोजिट जेंडर, दूसरा मोबाइल, तीसरा स्ट्रेस नहीं लेना है, चौथा खाना पीना मस्त खाना है, सोना ढंग से 7 घंटा 8 घंटा, 6 घंटा से कम तो बिल्कुल नहीं सोना है। अब आते हैं कि अब क्या करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो है सिलेबस। अगर आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, कोई बच्चा आएगा बोलेगा अरे तुमने ये बुक बनाया, नहीं चलो वो बुक बनाते हैं। दूसरा बच्चा आएगा बोलेगा देखो नया आजकल तो बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल ऐसे भी आ गया है, बोलेगा पता है हमारे ना भैया ना 100 में 100 लाए हैं, वो बोले थे कि ये वाला बुक पढ़ लेना। अरे भैया जब पढ़े थे उस टाइम का सिलेबस और अब के सिलेबस में, उस टाइम की बुक और अब के बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अपडेटेड सिलेबस, क्योंकि ऑलरेडी आपका 30% सिलेबस कम हो चुका है, तो वो सब चीज हम क्यों पढ़े, हम ज्ञानी चंद क्यों बने, जो चीज ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि अपडेटेड सिलेबस से ही पढ़ना है और लिमिटेड बुक से पढ़ना है। कोई भी नई किताब नहीं उठाना है, नया कोई भी बुक नहीं उठाना है, कुछ भी नया नोट्स नहीं उठाना है, सिर्फ नया क्या उठाना है, सैंपल पेपर। वो भी कैसा, कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ 2010 का सैंपल पेपर उठा के बना रहा है। भाई 2010 के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन थे क्या वो पैटर्न अभी है, पहली चीज। दूसरी बात कि जब आपने सिलेबस खोला आपको पता चल गया कि सिलेबस जो है ऑलरेडी 30% कट चुका है। अगर आपको दिक्कत है, सिलेबस आपको नहीं पता, आप मुझे बोलो, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो 30% सिलेबस आपका कट चुका है, तो लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है। ये बात आपको समझ आ रही है कि सबसे पहला काम किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, सिलेबस के अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब तक जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। ये बात आपको ठान लेना है। हमको नहीं बनना है इंस्टीन, हमको नहीं शो ऑफ करना है कि देखो हम पूरा क्लास में एक हम ही बच्चा थे जो क्वेश्चन बनाए, टीचर से भी नहीं बना, ठीक है। ऐसे हम लोग को शो ऑफ नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम उठाएंगे और उसको देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंसाइज वे में पढ़ाई करेंगे। अब सिलेबस आपने देख लिया, उसके बाद सिलेबस देखने के बाद क्या करना है, आपको पता चल गया कि पहले चैप्टर में ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक। अगर मैं देखूं तो आर.एस. अग्रवाल इज वेरी गुड बुक। अब देखो स्टैंडर्ड से मुझे याद आया कि 2 तरह का पेपर आ रहा है बोर्ड में, एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड। बेसिक वालों के लिए तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, उनको क्या करना है, एनसीईआरटी बना लें, हंसी खुशी जाएं, मस्त रहें, जिंदगी चिल्ड है उनकी, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा बेसिक प्लस स्टैंडर्ड
जो बुक है, मतलब एक एनसीईआरटी तो आपको ही बनाना है, प्लस आर.एस. अग्रवाल या कोई भी आप बुक उठा सकते हो, आर.डी. शर्मा, बट मैं आर.एस. अग्रवाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप उठा सकते हो क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी ही बोल रहा हूँ, ताकि लिमिटेड क्वेश्चन बनाया जाए और अच्छे मार्क्स लाया जाए कम मेहनत में, क्योंकि सिर्फ अर्ध वाले नहीं, मैथ ही थोड़े पढ़ना, और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाए, इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस, अभी भी अगर आपका सिलेबस नहीं, आप सिलेबस निकालो, जो कट गया उसको कटिंग प्रिंट करो, ठीक है। उसके बाद सीधे मुद्दे पे आओ। मुद्दा आपका ये है कि हम ये करेंगे कि सिलेबस हमने निकाल लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बना लिए, क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को बनाने के बाद हम आएंगे सीधे सैंपल पेपर पे, कि उस सैंपल पेपर को हमको सोल्व करना है। उस सैंपल पेपर को कैसे सोल्व करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी अच्छी बुक है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, 3 बुक हमारे पास रहेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। उसके अलावा अभी मान लो कोई बुक तुम नहीं भी उठाते हो तो भी चलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी भी मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, 100 लाने के लिए नहीं। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सैंपल पेपर उठाना है, सैंपल पेपर अपडेटेड उठाना है सीबीएसई से, या कोई भी, इतने सारे एडू कार्ट हैं, बहुत सारे मतलब चैनल है, वेबसाइट है, उस वाल का सैंपल पेपर भी अच्छा आता है, ठीक है। तो इन सब का आपको सैंपल पेपर उठाना है, और प्रॉपर देखो गलती कहाँ पे होती है, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जिनको आता नहीं है और एक जिनको आता है। जिनको आता नहीं उनको तो वो तो चिल्ड रहते हैं कि हमको आता ही नहीं तो हमको करना क्या है, मस्त लाइफ जीते हैं वो। जिनको आता है उनका नंबर नहीं आता, उनको बहुत दुख होता है। उनके लिए सबसे देखो दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ, बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट आजकल के हो गए हैं, ट्रिक बना देते हैं, और जो 2 साल कोरोना रहा ना उससे बच्चे लिखना ही भूल गए, राइटिंग उनकी माशाल्लाह है, ऐसा लगेगा मच्छर मच्छर जैसा लिख दिया है कुछ, इतनी खराब हैंड राइटिंग है कि मतलब खुद पढ़े तो शर्म आ जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतनी खराब हैंड राइटिंग में वो लिखते हैं। अगर तुम्हारा नंबर 100 में 100 आना चाहिए ना, खराब हैंड राइटिंग में जैसा टीचर एक एक नंबर जबरदस्ती काट लेगा, क्यों, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। दूसरी जो गलती करते हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 + 3 4 लिख देते हैं। तो ये सब कौन बच्चा करता है, जो ज्यादा तेज है, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, उनको आदत हो गई ट्रिक से बनाने का क्वेश्चन, और टीचर तुम्हारा बोर्ड वाला ट्रिक नहीं जानता, उसको एक दिया जाता है कि भाई ये लाइन अगर वो लिखा है तो आधा नंबर दीजिए, ये लाइन और लिखा तो आधा नंबर और दीजिए, नहीं लिखा तो काट दीजिए। तो आप लोग को जो आंसर लिखने का आदत है ना डायरेक्ट, उसको छोड़ो। जो 2 साल कोरोना में आपने अपना नुकसान किया है, देखो 2 स्ट्रेटजी होता है, बोर्ड के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग स्ट्रेटजी है। बोर्ड के लिए आपको ध्यान ये देने की जरूरत है कि हमको बोर्ड में सबसे जरूरी क्या करना है, तो बोर्ड में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। तुमने सोचा कि 100 क्वेश्चन हम बना लिए, बट वो 100 क्वेश्चन कैसे बनाए तुमने चेक किया नहीं किया। तुमने हो सकता है 10 मिनट बना दिया, आंसर लिख दिया फटाफट फटाफट, अरे लल्लू ऐसे कर दिया। बट वो जब 3 घंटे का तुम पेपर बनाओगे, तो उस पेपर में सबसे पहले तुम उस पेपर को फोकस करो कि हम इसको 2 घंटे में खत्म करें, 2 सवा 2 घंटे, 2.5 घंटा मैक्सिमम लो। शुरू में 3 घंटा भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रॉपर लिखो, प्रॉपर, और उसको किसी टीचर से चेक करवाओ, या फिर खुद से चेक करो कि क्या मैं एज ए टीचर इसको चेक करता है, या उसका सॉल्यूशन अगर मिलता है तो क्या मैंने सारे स्टेप लिखे हैं, क्या उसमें सारे स्टेप लिखे गए हैं, क्या मुझे इतना मार्क्स आता। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सारे टॉपर बच्चों को मैंने देखा है जिनमें कैपेबिलिटी 100 में 100 लाने की, और बोर्ड में लाते हैं 70 नंबर 80 नंबर। ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, वो तो पेपर देख के से फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, इतना टैलेंटेड है, लेकिन वहां जाके वो ज्यादा ही टैलेंट दिखा दिए पेपर में। कम टैलेंट दिखाना है, बोर्ड एग्जाम जो है वो मीडियोकर एग्जाम है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई फाई एग्जाम नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसमें पूरा लिखना है, एक एक लाइन लिखना है, जितना ज्यादा अच्छे से लिखोगे, कंसाइज वे में लिखोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, फॉर्मूला भी लिखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला तो टीचर को पता होगा ना, इतना साल से पढ़ा रहा है, फॉर्मूला थोड़े उसको नहीं पता होगा, फॉर्मूला छोड़ देते हैं। भाई तुमने कौन से फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, थ्योरम में कौन सा टू प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिखना, मतलब पूरा स्टेप बाय प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप पेपर दोगे तो 100 में 100 आपका कोई काट नहीं सकता है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो टीचर तो बैठा ही है मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। तो आपको नॉलेज कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर से आपका नॉलेज जज होगा ना कि आपने उसमें क्या लिखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सैंपल पेपर को टाइमली सोल्व करना। उसके बाद ये ह्यूमन नेचर है, कुछ बच्चा बोलते सर हम सैंपल पेपर बनाते तो हैं लेकिन बहुत गलती हो जाती है। गलती हमसे भी होती है भाई, हम यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं इतने साल से करने के बाद भी।
तो गलती होगी, तुम्हें क्या करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 से सवा 2 घंटे में पेपर को खत्म कर दो। उसके बाद उस सैंपल पेपर को फिर क्या करना है तुमको, उस सैंपल पेपर को चेक करो खुद से सवा 2 घंटे के बाद कि कहाँ पे गलतियां हैं, उसको सुधारो, कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है। इसके स्ट्रेटजी के बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं कि जो पेपर देने का जो स्ट्रेटजी है वो कैसा हो। तो वो स्ट्रेटजी इस तरह से हो कि इजी क्वेश्चन से आपको शुरू करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस बोर्ड का पेपर आसान है। ये नहीं कि हीरोगिरी दिखाने के लिए हम 5 नंबर वाला टफ क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कब, या तो क्वेश्चन नहीं बने या टाइम बर्बाद हो जाए ज़्यादा। तो इसलिए आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहला राउंड 2 घंटे में आपको कोशिश करना पेपर खत्म करने का। हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप जब आप देखोगे कि अब 1 घंटा बचा और 2 ही क्वेश्चन है, तो आपका एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल अलग हाई रहेगा और आप उसको आराम से कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूटता नहीं है। तो आप लोग रेडी हैं मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए और रॉक करने के लिए। तो अब हम जो है आपको सारी चीजें बता दी, बीच बीच में और हम बातें करते रहेंगे अगर वैसा जरूरत महसूस हुआ। और आप लोग कमेंट में, फीडबैक में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, कैसे आप नहीं कर पा रहे चीज़ों को, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्लान करनी होगी कि इतने कम समय में हम चीज़ों को कैसे अच्छे से करें बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए, बिना नींद खराब किए हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। किस पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा जरूरी, हेल्थ में 4 फैक्टर मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको रिड्यूस्ड सिलेबस से ही पढ़ना है, आलतू फालतू नहीं पढ़ना है। अगर बेसिक है तो बेसिक लेवल के ही पेपर बनाने हैं, अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लेवल के ही पेपर बनाने हैं प्रीवियस ईयर के, या जो स्टैंडर्ड ओसवाल पब्लिशर या जो भी पब्लिशर है उनके सैंपल पेपर उठा के आपको बनाने हैं। ठीक है, तीसरा आपको मैक्सिमम सैंपल पेपर बनाना है। जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे और इवेल्युएट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर बनाए फेंक दिए, बनाए फेंक दिए, बनाए फेंक दिए। सर हम ना 5 सैंपल पेपर दिन भर बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, उसको बोलते हैं बेगारी करना। उसको सैंपल पेपर बनाना नहीं कहते हैं कि बना के तुम फेंक दिए। बना के उसमें चेक करो क्या गलती, तो वो खुद दिखेगा कि कई जगह मिस्टेक है। ठीक है, और अभी देखो मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए इसकी बात ही मैं कर ही लेता हूँ, जब इतनी बातें कर ही रहा हूँ। तो मैथ में देखो सबसे पहली चीज होता है कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो भैया क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब कंसेप्ट का मतलब, सर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट आज तक हमको समझ नहीं आया कंसेप्ट कहते किसको। कंसेप्ट का मतलब यह होता है कि आपको चीजों को देखते क्लिक करना चाहिए कि ये बनेगा कैसे। सॉल्व हो नहीं हो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपको पता तो चलना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है। जैसे आपको मिठाई देखते पता चल जाता है ना कि किस चीज से बना हुआ है, कैसा टेस्ट है, उसी तरह आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ अंत होगा। तो सबसे जरूरी चीज है कंसेप्ट क्लैरिटी। दूसरी जो दिक्कत मैं आजकल के बच्चों में देख रहा हूँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक भर भर के करते हैं। भर भर के मतलब मतलब 30 में से 10 क्वेश्चन कर देंगे कैलकुलेशन मिस्टेक। क्यों कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन। उनको जो है देखो पढ़ रहे हैं, फोन आ गया, व्हाट्सएप आ गया, चैट आ गया, यूट्यूब आ गया, मम्मी पापा का फोन आ गया, मतलब दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड अगेन एंड अगेन। हमारे टाइम ये सब नहीं था, तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल था वो अच्छा था, तो हमारी गलतियां कम होती थी। आजकल के बच्चों का कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक को कम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको रात में सोने जाते टाइम 10 मिनट के लिए रोज हवा में कैलकुलेशन करना। हवा में कैलकुलेशन मतलब खुद से खुद को क्वेश्चन दो, जैसे 8 + 10, 19 × 8, 19 × 7, 18 + 8, 18 - 10, ऐसे करके अपने आप जो क्वेश्चन दो खुद को ब्रेन को स्टॉर्म करो, मतलब इसको ना बोलो कि भाई कैलकुलेट कर हवा में कैलकुलेट कर। तो इस तरह से चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि टाइम कम बचा। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि 20 तक पहाड़ा याद कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात कि जो भी आपने पढ़ा उसको वो जज करेगा आपके पेपर के माध्यम से। तो आपके पेपर में सब कुछ डिटेल में लिखा होना चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप तक आपने किया वो सब हो जाएगा वहां पे कचरा। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, एक सवाल और बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं, उस सवाल का ही मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर से मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा, पढ़ाई की बात करूंगा, चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
उसमें क्या बोलते हैं बच्चे कि सर मैथ ना बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मतलब मैथ नाम सुनते लगता है कि क्यों पढ़ना, मैथ बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि मैथ को तुमने आज तक इंटरलेट करना सीखा ही नहीं। इवन मेरे मतलब दोस्त लोग बोलते हैं जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यार निवास एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बोल भाई कि ये जो थीटा बीटा हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसका क्या यूज है? भाई तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, उसका यूज नहीं समझा, इसका मतलब उसका यूज थोड़ा नहीं। जैसे अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे थीटा का यूज करके आप पहाड़ पे बैठे हुए आराम से हो, गाड़ी नीचे से जा रही है, आप गाड़ी का स्पीड निकाल सकते हो। तो हर मैथमेटिकल मैथ बना कैसे, कोई ऊपर से दिया हुआ गॉड गिफ्टेड बुक तो है नहीं। हमें जैसा लोग, मतलब हमसे जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठा होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, फिर बताया होगा कि ऐसे ऐसे होगा। तो हर चीज़ का रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हमें नहीं दिखता क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है। तो मैथ अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग पे जोर डालना नहीं चाहते, क्योंकि मैथ में क्या होता है ना कि मैथ में हर बार नई चीज़ें आती हैं, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, जल्दी भूल जाता है आदमी, तो इसलिए मैथ टफ लगता है। तो मैथ को आसान बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मार्कर है, अब इस मार्कर को देख के अगर आपको ये फील आ जाए कि ये सिलेंडर है, तब आप समझोगे कि हाँ भाई सिलेंडर में इंक जो है वो वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है, ये जो है ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया है, ये जो है एरिया ऑफ बेस है, ये एरिया ऑफ टॉप है। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब रिलेट करना शुरू करोगे तभी मैथ आसान लगने लगेगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। जब मैं छोटा था तो बच्चे आते थे बड़े और बोलते थे कोई नंबर सोचो, हम तुम्हारे नंबर बता देंगे। वो बाद में मुझे पता चला है ये तो उल्लू बना रहा है मेरे को, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। कोई नंबर सोचो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर -7 करो, फिर बोलेगा वो नंबर बता जो सोचा है वो नहीं, जो कर के आया, और फिर वो बैक गियर लेगा, बैक गियर जैसे ही लेगा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारा मैथ का है। कोई कितना पैसा कमा रहा है उसमें ही मैथ का एप्लीकेशन है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इस तरह से अगर तुम रियल लाइफ एप्लीकेशन मैथ का करोगे तभी जाके मैथ तुमको आसान लगेगा। तो इतना ज्ञान की बातें आज के लिए काफी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ मुझे कि आपको और क्या दिक्कतें आ रही है और कैसे अच्छा स्ट्रेटजी बनाया जा सके। हो सकता है आपके पास हमसे अच्छा प्लान हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दोगे सर यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजों को कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, ठीक है, और हम फिर से बता दे रहे हैं हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना बोर्ड के लिए है जरूरी। ओके, थैंक यू।